बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नस्सार। बड़ी ग्लूम एंड डूम की सिचुएशन पेश कर रहे हैं खान साहब के इस टाइम पर। अगर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होते तो आइन खत्म हो गया। फवाद चौधरी साहब ने तो जिस तरीके से बात की उससे ऐसे लगा कि आइन इस मुल्क के अंदर है ही नहीं और आइन को बहाल करने के लिए तहरीक हो रही है। क्या वाकई में सिर्फ नाम का आइन रह गया और आइन को फॉलो करने को कोई तैयार नहीं है? अभी तक 90 दिन होने में चंद ही हफ्ते रह गए हैं और इंतखाबात की तारीख जो प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस की वो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई तारीख ईसीपी गवर्नर्स की तरफ से नहीं दी गई है। ऐसी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। आज की दो टॉप स्टोरीज होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जेल भरो तहरीक पे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसमें असद उमर, जिसमें परवेज खटक साहब का नाम भी आ रहा था, लेकिन सेनेटर वलीद इकबाल, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, जुबैर नियाजी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कल परवेज खटक साहब के गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही थी, क्योंकि अब कल मामला केपीके के अंदर जाएगा तो हो सकता है कि केपीके के सीनियर रहनुमा भी जेल भरो तहरीक के अंदर इस तमाम सूरत हाल में फॉडर के तौर पर भी काम आ रहे हो या लीडर के तौर पर काम आ रहे हो, व्हाटएवर यू वांट टू नेम हिम। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी होगी जी कि किफ़ायत शारी मुहिम है, और किफ़ायत शारी मुहिम के अंदर क्या होने जा रहा है और हुकूमत क्या करने जा रही है। IMF से माहिदे के बाद भारी भरकम किस्म का बोझ इन नाजुक कंधों पे जो हमारे अवाम के हैं उनके ऊपर डाल दिया गया है। ये कंधे ये बोझ उठा सके या ना सके, ये किफ़ायत शारी मुहिम से कोई फ़ायदा हो सके या ना सके, क्या पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर सकेंगे या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इन दोनों टॉप स्टोरीज के साथ मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में जनरल समरेज सालिक साहब मौजूद हैं। जनरल समरेज सालिक साहब इज अ सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब एक सीजन जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आमिर साहब। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। शैला रजा साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शैला साहबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और यकीनन एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि जानी मानी है, कानून को भी जानते हैं। वैसे अब सबसे पहले आपसे ही आगाज करते हैं। जेल भरो तहरीक पाकिस्तान बनने के बाद इससे पहले भी 2 दफा हो चुकी है, लास्ट बीइंग द 83 वन, और अब ये जेल भरो तहरीक हो रही है। जेल डालने के लिए कोई वजह तो चाहिए होती है हुकूमत को। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी, आज आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी, असद उमर साहब की गिरफ्तारी, इन सबकी गिरफ्तारियों के पीछे कोई रीजन हुकूमत को चाहिए था, या आपकी नज़र में जेल भरो तहरीक के अंदर पुलिस वेलकम कहती है कि जी आए जी, आपको पुलिस लेकर जाए, एस्कॉर्ट करके लेकर जाए जेल के अंदर? ये कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई किसी तरीके से चलती है ना चीज़ें, कोई तरीका है इसका? जी देखें, जहां तक तो तहरीक का ताल्लुक है, ये तो अभी शुरुआत हुई है इसकी। जो अब इसके जो प्रोग्रेस है वो सिटी टू सिटी जाएगा, शहर टू शहर जाएगा, और उसके बाद इसका जो ग्रैंड फाइनले है वो एम ये है कि पूरे पाकिस्तान में हर कोई जेल की तरफ जाएगा। अब आपने पूछा इसकी प्रोविजन क्या है, हुकूमत क्या कर सकती है। इस जेल भरो तहरीक का अगर आप तारीख पढ़े तो ये पार्टीशन से पहले भी हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी की थी और कांग्रेस ने भी की थी, और अंग्रेजों के जमाने में भी और अब भी एक सेक्शन 144 लगाया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 4 या 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके तहत ये अरेस्ट कर रहे हैं, और ये अरेस्ट मुझे लगता है अगर वो इसको जारी रखेंगे तो वाकई ही जेल भर जाएंगे और उनके पास जगह नहीं रहेगी। और क्योंकि जितना इंथुजियाज्म, जितना जज्बा जोश लोगों में है, और वो खुद आके कह रहे हैं कि हमें भी इजाजत दें कि हम जाएं, और वॉलंटरीली जा रहे हैं, औरतें भी बच्चे भी। तो ये इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के जेल तो पहले ही 20-25 हजार ज्यादा ही फिलअप हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये एम कर रही है कि फैसिलिटीज इतनी ज्यादा भर जाए कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो? क्योंकि हर किस्म का प्रेशर आपने एग्जर्ट करके देख लिया है। यू ट्राइड कि आप असेंबलीज डिसॉल्व करें, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले आपने इस्तीफों की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च की, कुछ नहीं हुआ। हुकूमत उसी तरीके से चलती जा रही है, लूली लंगड़ी किसी भी तरीके से, अंधी कहानी जैसी भी चल रही है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद देखिए एक ही हल है इसका, और मेरा ख्याल है ये जो मौकफ है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इस तरह आइन जिस तरह इस वक्त तोड़ा जा रहा है,
जो उसको डिफाई किया जा रहा है और उसको बिल्कुल और मुझे तो जो हैरानगी है वो ये है कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दूसरी साइड पे, डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जमहूरियत पसंद पार्टीज हैं, वो भी आइन शक्नी कर रही हैं इतनी जोर के साथ और इतने खुलेआम। तो इसके बाद कोई और तरीकेकार नहीं रहा था पीटीआई के पास सिवाय इसके कि इस किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज करे, क्योंकि आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी बहस या कानूनी एक जंग जो है वो तो उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा किसी किस्म का, इसलिए अब ये फिजिकल बाउंड्रीज पे आ गई है बात। और फिजिकल बाउंड्रीज पे जब जनरल साहब आ जाए बात, तो फिर मामला जो है वो खतरनाक हो जाता है, इसलिए क्योंकि अवाम जब उतर हैं और अच्छा खासा जोर है, जोर बाजू है इमरान खान साहब का, देयर इज नो डाउट अबाउट कि ही इज अ पॉपुलर लीडर एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हुकूमत वैसे ही फाइनेंशियली बड़े इश्यूज के अंदर है और ऐसे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं कि जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो भी गिरती चली जा रही है। तो ऐसी सूरत में अगर ये वाकई में फिजिकल वायलेंस की तरफ चला जाता है, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान बनने से पहले भी ये मामला हो चुका है, तकरीबन 60,000 के करीब ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक लोगों को जेल में भरा गया था। अगर इतने सारे लोगों को जेल में भर देते हैं तो हुकूमत करेगी क्या? क्या वे आउट हो सकता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी नेशनल डायरेक्शन है ना, वो काफ़ी परेशान कुन है। हमारी नेशनल डायरेक्शन है जान साहब? अब ये भी आप कह सकते हैं कि है ही नहीं, लेकिन जो है वो इस तरह से है कि कोई कानून की पासदारी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कदर नहीं की जा रही। उसके अलावा ये है कि कोई फेयर प्ले नहीं है, कोई जो है वो जस्टिस नहीं है, कोई शाइस्तगी नहीं है एक दूसरे के साथ डीलिंग्स में। मुझे तकलीफ़ होती है ये कह के कि जिस तरीके से हम जिस तरह की इज़्ज़त हम अपने प्रेसिडेंट को देते हैं जो कि हेड ऑफ़ स्टेट है, उसको जो देते हैं, मेरा ख्याल है कि ये हम सब के लिए एक बाइस परेशानी और बाइस शर्म का मकाम है। जहाँ पे रही बात ये जो जेल भरो की, जो पहले जो तहरीकें चली हैं और आज की तहरीक में एक बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि आज का ज़माना है सोशल मीडिया का। सही। इसमें कहा जाता है कि नैरेटिव की बैटल जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल बैटल। नैरेटिव की बैटल कौन जीत रहा है जनरल साहब आपकी नज़र में अभी? मेरे नज़दीक तो पीटीआई जीत रही है, क्योंकि जेल भरो तहरीक एक नया मतलब एक स्टेप है। इससे पहले थ्रू आउट पीटीआई अपने आप को पॉपुलर कर रही है, अपने आप को रेलेवेंट रख रही है, अपने आप को जो गेम है उसमें इन रख रही है। ठीक इसी तरीके से ये जेल भरो तारीख भी है। क्या इसका रिजल्ट ये आएगा कि इलेक्शंस हो जाएंगे? नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल माइलेज है, जो मीडिया की जो नैरेटिव बैटल है, उसमें डेफिनेटली पीटीआई जो वो गेन कर रही है और गेन करेगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर साहब भी एक बात फरमा रहे थे, शैला रजा साहिबा, बिफोर आई गो टू आमिर ज़िया साहब, शैला रजा साहिबा, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि इनके मुखालिफिन में एक ऐसी जमातें हैं, बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो कि आइन और कानून की पासदारी का अपने आप को अलमबरदार हमेशा से कहती आई हैं, और आप तो उस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास आइन है और 50 साल गुजर गए। लेकिन 90 दिन के इंतखाबात वाले मामले के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर हर लीडर का मौक़िफ़ ये ज़रूर आता है कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन डेट फिर भी नहीं आती। कौन सा वो रुकावट, कौन सा रखना है जो कि आपको ये कहने के बावजूद कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए, आपको ये अलाउ नहीं कर रहा कि आप कोई तारीख दे सकें? मैं ये समझती हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं है। अभी 16 मार्च को भी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही डेट दी, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जिन नॉमिनेशन दाखिल करने थे, हमने सबने दाखिल किए थे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन है तारीख देगा, हम जो है वो हर इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है कि वो ये बताया जाए कि कितने तारीख देनी है, तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन एक एक मिनट पे चाहते हैं तो फिर ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा है तो कोर्ट में जाया जाए। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए कभी भी तैयार है, कल इजलास हुआ है तो हमें भी मसला नहीं है। अभी जब इन्होंने मैं क्या कह सकती हूँ, मसला तो उधर है। अच्छा। जो जाके इस्ते मांग रहे हैं कि इधर हमारे जो इस्तीफे थे उन पे हमें कंसीडर किया जाए और हमें इस्ते दिया जाए, मसला तो उधर है। जिनके जब इस्तीफे मंजूर किए गए तो उन्होंने कहा 25 तारीख को इस्तीफे मंजूर हुए, 23 को तो हमने कह दिया था कि हमने अपनी मर्जी से दरखास्त हमने नहीं दिए इस्तीफे। मसले तो इधर है।
अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ भी जानना चाह रही हूँ, ये जेल भरो तहरीक से कैसे डील करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े लीडर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तारी हुई है, कल केपीके के अंदर ये मामला होगा, कैसे डील करेगी? ओवरवेलमिंग नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो चाह रहे हैं कि जेल जाएं तो जाहिर है कि अगर दफा 144 है, वरना तो हमें तो कोई शौक नहीं है ना जेल में रखने का। जिसको ले जाऊं वो रोज निकलता है, व्हील चेयर पे आता है, मास्क लगाया हुआ होता है और आके गंदी गंदी करता है कि हमारे कपड़े वपड़े के साथ क्या किया, हमारे साथ क्या किया। हमें तो शौक ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अब ये है कि अगर किसी जगह दफा 144 है तो इतना ज्यादा होगा तो जाएंगे जेल। और मैं तो समझती हूँ कि इन्हें गाड़ी में जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए, हराम गिरफ्तारी कहा जाता है सियासी जबान में। अच्छा। मैं तो समझती हूँ कि इनको उठा के दूर जाके पहुंचा जाना चाहिए। अच्छा। यहाँ से फिर इन्हें पैदल आना पड़े। ऐसे पहले हो चुका है, ऐसे पहले हो चुका है। अच्छा, आमिर ज़िया साहब, बिल्कुल यही होता था। आमिर ज़िया साहब, इससे पहले भी हो चुका है कि पुलिस की गाड़ियों में बिठाया, 6-7 किलोमीटर दूर जाके छोड़ दिया और फिर पैदल 2-3 दिन के अंदर लोग वापस आए जेल भरो तहरीकों के अंदर ही। लेकिन इस बार की जेल भरो तहरीक, पिछली 2 तहरीकें जो पाकिस्तान बनने के बाद हुई हैं और एक वो तहरीक जो पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी, उससे कोई मुमासलत लगती है या मुख्तलिफ लगती है आपको? व्हाट विल पीटीआई अचीव आफ्टर दिस? हालात कोई मतलब है, यकसानियत भी है, यकसा भी है, लेकिन बहुत हालात बदले हुए हैं, मौजूदी हालात बदले हुए हैं, डिमांड्स बदली हुई है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि पीटीआई ने हर कानूनी और आईनी रास्ता अपना लिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जलसे जुलूस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इन्होंने कहते हैं कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, इन्होंने सूबाई असम्बली डिसॉल्व कर ली। तो जो कुछ ये करतब दिखा सकते थे आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे पुरअमन तरीके से इन्होंने दिखा दिए। अभी भी जो है इमरान खान बड़ी बॉय स्काउट वाली सियासत कर रहे हैं। वो सियासत ये कि उन्होंने कहा जी चले हम जाके गिरफ्तार हो जाते हैं। तो हुकूमत जो हो सकता है कि ये बार भी सहले तो हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, खुसूसन बड़े सगीर साउथ एशिया में, कि जब तक तरह साहब सड़कों पर नहीं निकलते, कोई धरना वरना नहीं देते, हड़ताल नहीं करते। मुझे याद है MRD की तहरीक, बड़ा शैला साहबा को भी याद होगी, हमें भी याद है कि उसमें जाकर लोग ठीक है गिरफ्तारी भी किया करते थे, कोई दिन खाली नहीं जाता था, मार्शल दौर था, लेकिन साथ साथ एहतजाज भी होता था, प्रोटेस्ट भी होता था। तो जब तक आप ये कहते हैं इस तरह के पाँव नहीं बढ़ाएंगे, उस साल में हुकूमत जो है आप पूर्ण नहीं कर सकते इस चीज को। राइट। से भी आप लोगों ने भी कहा, पार्टिसिपेंट्स ने कहा जी ठीक है इमरान खान मकबूल जमात है, अवामी मैंडेट मतलब है जो अवामी सपोर्ट उनको हासिल है और हुकूमत इंतहाई ज्यादा डिस्क्रेडिट हो चुकी है, इसके पास नहीं है देने के लिए। तो अगला इनको वो करना, मोबिलाइज करना होगा, आवाम को निकालना होगा। क्या पीटीआई में तमाम है ये कैपेसिटी, एबिलिटी है कि प्रोटेस्ट कर सके, लाठी की जो सियासत, लाठी खाने की ठीक है, मामला जो है आप उस तरह से बिल्ड नहीं कर। और जी राइट, गॉट योर पॉइंट। जाते जाते बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इससे एम क्या है? गवर्नमेंट को सिर्फ प्रेशर में लेकर आना, गवर्नमेंट को गिराना, गवर्नमेंट को फोर्स करना, इंतखाबात करें, कुछ अचीव होता हुआ नजर आ रहे हैं इन सारे गोल्स में से? वेरी क्विकली जी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा गोल ये है कि चूंकि पंजाब असेंबली और केपी असेंबली जो थी उसको डिसॉल्व किया गया एक मकसद के लिए, मकसद था इलेक्शन 90 दिन में कराना। तो ये नहीं हो सकता कि 90 दिन से ज्यादा अनरिप्रेजेंटेटिव हुकूमत जो है या अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट रहे, जो कि पार्लियामेंट ही ना हो। लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो आइन का प्रियम्बल में भी जिक्र है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, वो हासिल ना हो सके। तो मेन एम ये है कि आप आइन की जो डायरेक्शन है, आइन की जो कंडीशन है, आइन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें और उसके बाद हम ये बंद कर देंगे। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज द एम। ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रास्ता है। हमने जिस तरह मैं पहले भी फरमाया था, हमने कोशिश की है कि हम आईनी बैटल लड़ें। हम अदालतों में भी गए, अदालत से भी ऑर्डर ले लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप काइंडली अनाउंस करें डेट को, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी हमें हुकूमत पैसे नहीं दे रहे, हुकूमत कहती है हम कुछ कर नहीं सकते। जो मामला है अब इवेंचुअली अदालतें भी अब थक गई हैं, वो क्या कर सकती हैं अदालतें? अगर अदालतों का भी हुक्म ना माना जाए तो फिर अनार्की हो जाती है, रूल ऑफ लॉ इसका मतलब है ही नहीं। ये इसके लिए फिर हमने फाइनली फैसला किया कि हम ये फिजिकल जो है इस तरह की एक मूवमेंट चलाएं। वो पीसफुल पुरअमन मूवमेंट है वो भी,
लेकिन एक फिजिकल मूवमेंट है, राइट। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे भी बात करेंगे। किफायतशारी मुहिम चलने लगी है हुकूमत की, और उसके अंदर कौन सी चीज़ अच्छी, कौन सी चीज़ बुरी, और अवाम के ऊपर कौन से अजाब टूटने लगे हैं, उनकी भी बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जेल भरो तहरीक की, लेकिन जेल भरो तहरीक के साथ साथ एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी हम तो असल में दिवालिया हो भी गए, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा नहीं वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, आयशा गौस पाशा साहिबा ने फरमाया नहीं हम डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हम डिफॉल्ट टेक्निकली ना भी हों, क्या हमारे पास पाकिस्तान के अखराजात पूरे करने के लिए 1 महीने के ज़र्रे मुबादला भी है? उसका जवाब है नहीं। तो उसी ज़मीन में और उसी तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की है, अनाउंसमेंट की है, किफायतशारी मुहिम में क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं वुज़रा, मावनीन, मुशीरान, ये तमाम के तमाम तनख्वाहें नहीं लेंगे। उन्होंने फैसला किया वुज़रा गैस, पानी और बिजली का बिल भी ज़ाती जेब से अदा करेंगे और बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे। इनका जो वुज़रा का मावन अमला है वो गैर मुल्की दौरों पर साथ नहीं जाएगा। वो जो एक फ़ौज ज़फ़र मौत जाती थी वो अब नहीं जाएगी। वफाकी वुज़रा 5 स्टार होटल्स के अंदर क़याम नहीं करेंगे अब। और काबीना अरकान के ज़ेर इस्तेमाल जितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो वापस ले ली जाएंगी। उनको ऑक्शन करने की भी बात की गई है। जून 2024 तक हर तरह की नई सरकारी गाड़ियों को ख़रीदने पर पाबंदी कर दी गई है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स से सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी जिन्हें गाड़ियों की अलाउंस मिलती है उनसे, क्योंकि या अलाउंस ले सकते हैं या गाड़ियाँ ले सकते हैं। कुछ लोग दोनों लेकर बैठे हुए हैं। सरकारी अफसरान के पास से गैर ज़रूरी सिक्योरिटी गाड़ियाँ वापस ले ली जाएंगी। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि फहरिस्त कितनी लंबी है, लेकिन एक सारी इन अच्छी चीज़ों के बाद एक बुरी चीज़ जो है वो ये है कि मेरे आपके कंधों के ऊपर और महंगाई आ रही है। ये वो नहीं होता डिस्क्लेमर बड़ा उसके साथ कि आप ज़रा होशियार बाश वाला हिसाब है कि अब जो है आपको और महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम भी ये कर रहे हैं लेकिन आपको तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो शैला रज़ा साहिबा, ये सूरत हाल आपके सामने है। आप लोगों की पॉलिटिकल स्टेक बहुत ज़्यादा है, आपका भी, PMLN का भी, और अवाम इस वक्त बड़े बुरे तरीके से इस महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं। जो शख्स 25,000 के अंदर 2 वक्त की रोटी खा लिया करता था, आज उसे 1 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कैसे चलेगा मामला? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब 25,000 की गई तो सिंध से की गई थी और PTI की हुकूमत ने इसकी मुखालफत की, अदालत में चले गए और ये नहीं होने दी, जबकि इनको खैर मालूम नहीं था कि इन्होंने क्या माहिदा किया है, क्योंकि इनके खुद ही जो इनके वजीर खजाना है उन्होंने कहा कोई पॉलिसी नहीं थी। 3 साल 8 महीने एक के बाद एक तजर्बा करते थे। फिर उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारी शराइत बड़ी सख्त है, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी आसान की थी। फिर शेख रशीद ने कहा कि हमें मालूम था हुकूमत जाने वाली, इसलिए हमने इनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी। तो ये सब करने के बावजूद इन्होंने दोबारा 18,000 कराई और सिर्फ सिंध था जिसने 25,000 करवाई थी, हमारी यही हुकूमत थी। तो पहली बात तो ये कि PTI के मुंह से ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो मईशत पे बात करें। शैला साहिबा, उनके मुंह से छोड़ें, मेरे मुंह से सुन ले, शायद मेरे मुंह से अच्छा लग जाए कि महंगाई तो वाकई में बहुत हो गई। मैं कब कह रही हूँ कि नहीं है? क्या करें? मैं कब कह रही हूँ कि नहीं, मैं कब कह रही हूँ कि नहीं है? यही कर सकते हैं कि पेट पे पत्थर बांध के हम लोग काम करें और उसमें अपने ही से शुरू करना होगा। अभी तुर्किया में भी जलतल आया है, कैबिनेट 1 महीने की तनख्वाह दी है। इससे पहले फ्लड पेन था, हमने 2 महीने की तनख्वाह दी। उससे पहले कोविड था, जब भी शैला साहिबा अब वो आप तनख्वाह नहीं दे सकते, अब आपकी तनख्वाहें बंद हो गई हैं। जो जितने वजीरान, मुशीर हैं और मुआविनीन हैं, उनके सारों की तनख्वाह बंद हो गई है। वो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया। तनख्वाह बंद हो गई तो मैं भी नहीं चल सकती। मैं अपने घर की वाहिद अर्नर हूँ। हाँ। और सबको पता है कि मैं कैसी खातून। सही। तो फिर नहीं तो एक तो बहुत सारे हुकूमती अराकीन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। अच्छा। और हमें, अगर मैं मिनिस्टर हूँ तो मेरे बहन भाई मिनिस्टर नहीं है, ठीक। जिनकी अलग अपनी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं, हमें मालूम है क्या सूरत हाल है। तो ये अगर विफाकी मैं हुकूमत मिनिस्टर- के लिए हुआ है, अगर सिंध हुकूमत में ऐसा होता तो शैला रजा साहिबा रिजाइन कर देंगी, इन अदर वर्ड्स। बात यह है कि मैं रिजाइन करूं या ना करूं, मैं क्या करूंगी, सीधी बात है। और मैं सीधा ये बताना चाहती हूँ कि जब किसी को आप थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाएं तो कुछ उसे काबिल लोग दे दें, मुल्क को तजर्बागाह ना बनाएं। खैर, अब तो ये मसला कहते हैं कि खत्म हो गया, लेकिन थर्ड ऑप्शन ने जो मुल्क में बैठ के तजर्बा की है, उससे सफारती तौर पर तनहा हो गए थे। आपके दोस्त मालिक ये देख रहे थे कि IMF की किस्त अदा करेंगे तो हम कुछ करेंगे। Got your point. अच्छा, कल चीन से 75 करोड़ डॉलर जो है वो आ रहे हैं, ये हमें आज खबरों में पता चला है। और ये भी पता चला है, आपने आयशा गौस पाशा का आधा बयान दिया, 3 महीने के अंदर कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं। बेहतरी की तरफ। वैसे आई डू विश के ऐसा हो, लेकिन आमिर ज़िया साहब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स को तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि हुकूमत के ऊपर जितने अरबों रुपए लग रहे होते हैं और हुकूमत जो बदले में दे रही होती है उसका कंपैरिजन कोई नहीं है, तो वो जो पैसे लग रहे होते हैं वो नहीं लग रहे होने चाहिए इस कदर। लेकिन आमिर ज़िया साहब, इससे कोई फर्क पड़ेगा इस टाइम पर, कंसिडरिंग कि IMF के पास ही हम जा रहे हैं, अगली हुकूमत को भी IMF के पास ही जाना होगा? क्या कहते हैं, टू लिटिल टू लेट के मुंह में जीरा भी नहीं है। बड़ा कहते हैं ना, ऐसे अलामती कोशिश की गई है कि जिसका ना कोई मतलब है गुनाह होगा ना कोई सवाब होगा, बस अलामती खुश करने के लिए। मुझे याद है अनीका, एक जमाने में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो कोई इसी तरह मुश्किल हालात पाकिस्तान पे रहते हैं तो उन्होंने कहा मैं जान दे दूंगा। इसी तरह कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं कपड़े बेच के गुर्बत कर, याद होगा ना आपको बयान का। तो हबीब जालिब शैला रजा साहिबा के पसंदीदा शोरा कराम में से एक हैं हबीब जालिब साहब मरहूम। तो उन्होंने बड़ा मजे के उन्होंने वो कहा था कि जी ना जान दे दो ना दिल दे दो, तुम फकत अपनी दिल दे दो, दया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका दिल दे दो। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप भी ये लोग जितनी इनकी ख्वाहिश है ना कि कभी कपड़े बेचने की बात करते हैं, कभी कहते तनख्वाहें नहीं लेंगे, भाई आप जो इन ओहदों पे रह के दूसरे फायदे उठाते हैं उनका तो हिसाब कौन देगा। ये जो इतनी कहते हैं फौज दफरे मौज रखी हुई आपने, 86 के करीब आपके वज़रा और आपके एडवाइजर जो पता नहीं कौन कौन है फेडरल गवर्नमेंट में, तो भाई वो किस चक्कर में बने? आपके ख्याल में अवाम की खिदमत के लिए बने? क्या अवाम की खिदमत को कोई फायदा होगा इन वज़रा से या इन एडवाइजरों से? अच्छा, उसमें कहा जा रहा है कि मोर देन 50% जो है, जो एडवाइजर्स हैं वो ऑनररी काम कर रहे हैं। ऑनररी हो, मैं कह रहा हूँ ओहदे के फायदे होते हैं शैला साहिबा, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। सिर्फ ओहदा रखने के फायदे होते हैं, ओहदा रख के जो फायदे उठाए जाते हैं वो तनख्वाहों से कहीं बड़े होते हैं। मैं मानती हूँ इसे, वैसे आमिर साहब आई एग्री, बहुत सारे लोगों को दर्द दिल है पाकिस्तान का शैला साहिबा, वो ऑनररी हैं, मुझे भी बहुत दर्द दिल है पाकिस्तान के लिए। एक कुर्सी हमारे लिए भी खाली कर देना, फिर तो सारे आ जाएंगे दर्द दिल वाले। हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाता था, हेलीकॉप्टर से वापस आता था, फर्क तो पड़ेगा ना। अच्छा चले, आई विल गेट बैक टू यू जनरल साहब। इस टाइम पर देखें, आप भी दर्द दिल रखते हैं, आमिर ज़िया साहब भी दर्द दिल रखते हैं, शायद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब दूसरी जमात के हैं इसलिए उनका दर्द दिल इतना कंसिडर नहीं होगा, शैला साहिबा तो इज़ नोन फॉर हर वर्क, बट हम भी दर्द दिल रखते हैं। अगर ऑनररी ही सही है तो फिर सबको ओहदा दे दिया जाता है। 86 के करीब जो अराकीन है उनको 87 कर दें, 88 कर दें, 79 कर दें, फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हुए हैं, इससे आप पाकिस्तान की मईशत को शायद दिलासा तो दे सकते हैं, संभाला नहीं दे सकते जान साहब। एब्सोल्युटली ट्रू। अनिका देखें, जो हमारी हालत है ना जो इकोनॉमी की, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 2 साल से या 3 साल से, ये डिकेड्स का इम्पैक्ट है जिसमें कि मिस मैनेजमेंट हुई है, मिस गवर्नेंस हुई है, करप्शन हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो शो ऑफ अभी जो दिखाए जा रहे हैं, ये दे आर मेयर कॉस्मेटिक्स। लेकिन इनको बिल्कुल भी रद्द नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं रद्द कर रहा, बिल्कुल मैं नहीं रद्द कर रहा, बट लेकिन ये कि जब एक सर्जरी की ज़रूरत है तो कॉस्मेटिक्स से तो आपका काम नहीं चलेगा, ये तो हमें एग्री करना होगा। बिकॉज जो डायरेक्शन हमारी वो ठीक होनी चाहिए। अभी एक दिन पहले तो आपके जो DG नैब ने जो है वो रिज़ाइन किया है, किस बेसिस पे किया है? ना आप करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ना आप मिस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने पूरी फौज पाली हुई है एडवाइजर्स की। ये चंद महीने से क्या कितना की इम्पैक्ट पड़ जाएगा? डायरेक्शन ठीक करें। इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें आपको एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप चाहिए जो ना हमारे पास
अभी नहीं है, नहीं इस है, वक्त खान नहीं साहब है, भी नहीं है। मुझे नजर नहीं आती, ठीक हो गया। मुझे नजर नहीं आती। इंस्पिरेशनल लीडरशिप वो है जो अपनी भी कमर बांधे और आवाम को भी कहे कि कमर बांधो। ठीक है, जो सिर्फ पीछे आवाम के हो पेट गया पे पत्थर ना बंधे हो। जो पीछे हो गया वो हो गया है, वो एक जो लेट बायगॉन बी बायगॉन। फ्यूचर में हम ये काम करेंगे। पाकिस्तान मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी 21st सेंचुरी में नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त भी 18th सेंचुरी में फंसा हुआ है। Unfortunately. हमारी पॉलिटिक्स, हमारा वे ऑफ डीलिंग विद ईच अदर, हमारा कानून की पासदारी, ठीक। अब कोई तरीका आप देख लें तो आपको फील होगा कि ये 21वीं सदी का काम ही नहीं है। सही। तो जब तक जो मेन डायरेक्शन नहीं ठीक होगी हम इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकेंगे। इस कॉस्मेटिक से यानी definitely- एक दीवार जिसके ऊपर इतनी बड़ी दरार है, आप उसके ऊपर पुटीने भरें और सोचें कि सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपके बारे में भी जनरल साहब ने कह दिया कि आपके लीडर भी कोई विजनरी लीडर नहीं है, वो भी मईशत को सही नहीं कर सकेंगे। इसका जवाब मैं आपसे आके लूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ एक वो सवाल आ गया, आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ बचा सकते हैं पाकिस्तान को, बाकी सारी जमातों को तो बहुत दफ़ा ट्राई कर लिया, एक दफ़ा को तो आपको भी पाकिस्तान ने ट्राई कर लिया, लेकिन जनरल साहब की नज़र में तो आप लोग भी विजनरी नहीं है। देखिए, मैं जरा बात पहले करना चाहता हूँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इकदाम अनाउंस किए, उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी क्लास ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे तो 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेंगे, वगैरह वगैरह। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन जो मईशत का तूफान है ये उसका हल हरगिज नहीं है। जब आपके पास कोई हल ना हो तो फिर आप या तो दूसरों को ब्लेम करते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं, माजी में चले जाते हैं, या फिर आप ऐसी एक बेतुकी बातें करते हैं जिसका कोई सलूशन से ताल्लुक ना हो। आपको याद है, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रॉयल फैमिली थी फ्रांस की, वो जब बाहर तूफान था, लोग भूखे मर रहे थे और बाहर तोड़ फोड़ हो रही थी, और वो अपने किले में या अपने कासल में बैठे थे, तो उनको बताया गया कि भाई ये लोग बाहर बहुत एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बस खाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने एक हल सॉल्यूशन दिया उस रॉयल फैमिली वाले लोगों ने, कि केक खा ले। उन्होंने कहा कि वो बिस्किट क्यों नहीं खाते या केक क्यों नहीं खाते जाके। तो ये जो है ये कहना कि हम इकोनॉमी ट्रैवल करेंगे या हम 5 स्टार होटल्स में नहीं ठहरेंगे और उससे इकोनॉमी का सॉल्यूशन हो जाएगा या हल मिल जाएगा, मेरा ख्याल है ये बहुत बेतुकी बात है। ठीक है, मुझे नजर जो आ रहा है कि कोई किसी किस्म का हल पेश नहीं किया जा रहा, सिर्फ पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं। पीटीआई को तो आपने निकाल दिया, आपने पीटीआई की हुकूमत को कह दिया कि ये बिल्कुल नाकाम Now, है, what next? इनको हटा दिया जाए, और हुकूमत आपने ले ली और आपने कहा कि हम इसको फटाफट ठीक कर देंगे। ठीक। तो फिर ठीक करें, बजाय ये कहने के कि जनाब पीटीआई की सही। विजन नहीं है या पीटीआई ने दुरुस्त पीटीआई काम को नहीं छोड़ दें, किया। अब व्हाट नेक्स्ट की तरफ जाएं। जनरल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, मैं बाकी सबसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाऊंगी। आई हैव 2 मिनट्स नाउ। जनरल साहब, अनिका, पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि इमरान खान विजनरी नहीं है, ये मेरा ख्याल है गलत लिया गया। गलत दिया गया? गलत लिया गया। क्यों? देखिए, आपने तो खुद कहा। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। इमरान खान को मैं क्यों पसंद करता हूँ। नंबर 1, वो बार बार ये कहते आप साइड बदल रहे हैं। नहीं साइड नहीं, मैं भी मेरे पॉइंट, पहली बात वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम वी कैन बी फ्रेंड्स फॉर पीस बट नॉट फॉर वॉर। ओके। ये मेरी भी टैगलाइन है। अच्छा। हमने फ्यूचर में मर्सेंट्री नहीं बनना। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ कि हम रिपीटेडली मर्सेंट्री बने हैं सुपर पावर्स के लिए। 2 हाथी लड़ने आते हैं, हम दरमियान में आ जाते हैं। सही। 21वीं सदी में फिर 2 हाथी जो वो लाइन अप हो रहे हैं लड़ने के लिए। हमने ये डिसाइड करना है कि हमने पीस के लिए तो हम किसी का साथ दे सकते हैं, जंग के लिए साथ नहीं देंगे। सेकेंडली, जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि हम अपना कौमी किरदार लूज़ कर चुके हैं, हमारी अखलाकियात का फुकदान आ चुका है। सोसाइटी जो है ना, जो लम्हा फिक्रिया ये है कि सोसाइटी में ना मेरिट की रिस्पेक्ट है, ना नॉलेज की रिस्पेक्ट है, कोलैप्स हो रही है। इन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। और अवलीन तजरीबे। शैला रज़ा साहब, वेरी क्विकली क्लोजिंग मार्क्स प्लीज।
मैं ये कहूंगी कि किसी भी अच्छी चीज को ये कहना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम से कम वजीर आजम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, क्या ये ऑस्टेरिटी थी कि भैंसे बेच के जो है वो नई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली गई थी और एक गाड़ियों की लाइन लग गई थी? ये सारी चीजें भी हमें याद है। तो मैं ये समझती हूँ अच्छाई की तरफ कदम उठाना, कुछ सोच तो की ना, वरना तो 55 रुपए जो है पेट्रोल उसकी कीमत करके कहा था हम हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आज वजीर खजाना वजीर खारजा अपने पैसों से सफर करता है। और पहले भी हमारे सदर तनख्वाह नहीं लेते सरदारी साहब। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, कहीं से शुरू होगा। बाकी ये मजबूरी है जी। तो 4-5 माह में जितना नुकसान सकता समझी साहब ने आवाज मुझे किसी की नहीं आ रही है। जो समझी है इसाफदार साहब, उन्होंने जो अपनी बेअमली से 4-5 माह जो उन्होंने जाए की तकलीफ आए थे और IMF के जो फैसलों पे भी आपने अमल करना था तो फौरन करते, आपने वो डिले किया। जैसे हमारा माशी बुरान बढ़ा, आपने डॉलर को मसली तौर पर टैक्स टॉप अप करके रखा, उससे मतलब है रुपये को जो रखा आपने, उससे हमारा बुरान बढ़ा। तो मैं समझ हुकूमत की जाती है और बात की जब इन्वेस्टर को तो इस पॉलिटिकल सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने माशरती इंस्टेबिलिटी और अब आईनी और कानूनी इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है। आमिर ज़िया साहब, समरे सालिक साहब, शला रजा साहिबा, अली जफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। आखिर में जाते जाते हमारे एक बड़े हरदिल अजीज़ कॉलीग, आप लोगों के हरदिल अजीज़ एंकर अरशद शरीफ साहब आज 50 साल के हो गए। वो देखने में तो हम में नहीं है, लेकिन शहीद कभी इस दुनिया से जाते नहीं हैं। इस मौके के ऊपर उनकी फैमिली के साथ एक बार फिर इजहार यकजहती करते हुए और इस बात का मुतालबा करते हुए कि उनकी जो मौत के असबाब थे या उनको जिस तरीके से बड़े बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया उसको फौरी तौर पर सामने लेकर आया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, कीनिया के अंदर जो ये मामला हुआ, इट नीड्स टू बी डन। वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू तो की है, लेकिन केनियन अथॉरिटीज़ हमारी GIT से किसी तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थी। वी नीड टू फिक्स दैट एज वेल। अरशद शरीफ साहब के मामले पे जो भी सवालात हैं उनके जवाब अभी तक नहीं मिले, जवाब मिलने चाहिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।